हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो कुछ आपको हमें अखबारों टेलीविजन से मिल रहा है उससे आगे क्या कुछ है। अभी महाराष्ट्र में अनिल अंबानी के बंगले के सामने आई संदिग्ध कार के साथ साथ एक सियासी इशू बन गया है। वो ये है कि सचिन हिंदुराव वाजे, जो वहां एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनके बारे में कहा गया है, वहां के कमिश्नर ने कहा है कि 100 करोड़ रुपया महीना चाहते थे गृह मंत्री। उसके साथ साथ ही एक ऐसा विवाद बना है जिसमें ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को किसी भी तरह से गिराने, परेशान करने के लिए मौका तलाश कर रही थी, शायद उसे ऐसा लगता है कि मौका मिल गया है। वहां से अभी जो पत्रकार वो तो बंबई छोड़ चुके हैं। जिन पत्रकार के बारे में आपने पिछले दिनों व्हाट्सएप की डिटेल बहुत सी आई थी चैट की, और उसमें ऐसा लगता था कि सरकार घिर गई है। अब एक ऐसा लगता है कि कुछ नया सियासी कुछ तब्दीली लाने की कहीं कोई कोशिश हो रही है। बहरहाल, इस सब के बारे में जानने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं नागपुर से अविनाश काकड़े जी, जो अध्यक्ष हैं किसान सेवा संघ के, और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, अपना आकलन रखते हैं। अविनाश काकड़े जी, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें समय दिया। आप बताइए कि ये क्या कुछ है, अनिल अंबानी और पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री अनिल देशमुख, ये वाला मामला क्या कुछ है, आखिर आप इसको कैसे देख रहे सबसे पहले तो जो बड़ा बंगला बना है एंटोलिया, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर पैड है। हैं? ये थोड़ा ध्यान में रखना, उसका बताऊंगा मैं। जी जी जी। दूसरी बात ये समझ लो कि सचिन वाजे ये पीएसआई है। कमी पैसे ही मांगना था तो कमिश्नर से मांगते ना। कोई हाँ कमिश्नर के दूध के दूल्हे तो नहीं है। हाँ। तो वहां के कमिश्नर सतपाल जी कहाँ गए? आपके यहाँ सांसद बन गए, पता है, उत्तर प्रदेश में, जी जी। है ना। हाँ, तो चीफ जस्टिस कहाँ चले गए, कौन सी राज्यसभा में कैसे पहुंच गए, ये पता है आपको। तो ये परमवीर सिंह जी भी जो है, इनका भी कनेक्शन बीजेपी के साथ जो है रिश्तेदारी का, ये अभी उजागर हो चुका है। और ये कहते हैं कि मेरे पीएसआई को रुबेरो रुबेरो जो है, जूलियस रुबेरो जी ने कहा, जो 92 ईयर्स के है, बहुत रिनाउंड हमारे यहाँ के पुलिस अफसर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी कमिश्नर की जानकारी के बिना कोई पीएसआई पैसे इकट्ठा करे तो कमिश्नर पे सवाल होना चाहिए कि ऐसा कैसा कमिश्नर बन गया, किस तरीके से कमिश्नर बन गया, कि इसके माता क्या कर रहे इसको पता नहीं है। और जब पता चलता है, जब इसकी पोस्ट चले जाती है, इसके पद छीन लिया जाता है, जब पता चलता है। देखो, दो इंसिडेंट्स हुए हैं। हम्म एक मोहन डेलीकर नाम का एक सांसद ने आत्महत्या की है। हम्म वो आत्महत्या की जब जांच हो रही थी तो कनेक्शन वहां तक पहुंच गया। और दूसरी बात ये समझ लो कि जिसने 63 एनकाउंटर किया, जिसके कार में नोट गिनने की मशीन मिली, उसको वो गाड़ी के यानी उसके एंटोलिया के बाहर गाड़ी रखने के लिए आदमी नहीं मिला। हम्म और उसको ये नहीं समझा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो सकता है। कारण उसका है, विनायक शिंदे नाम का जो पीआई था, जो सस्पेंड है एनकाउंटर में, वो उनके साथ में था और उसने बताया था कि ये सारी मीटिंग कमिश्नर ऑफिस में हुई थी। अब हम्म कमिश्नर ऑफिस ने किसने किया मीटिंग? जब परमवीर की फंसने की बारी आई तो उसने दिल्ली वालों का आश्रय लिया। अपने जो कनेक्शन है, मैंने रूडी से भी उनके संबंध है, यहाँ से भी संबंध है, महाराष्ट्र से भी संबंध है, तो इसके सारा कनेक्शन लिया। उसके बिना कोई अफसर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप नहीं करता। और सीएम को लेटर लिखता है तो सीएम को पहुंचने के पहले वो लेटर उसने मीडिया को लीक कर दिया। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड भाजपा का ट्रेंड है। इनका पहला बात होती है कि बदनाम करो, हत्या करो और उसको बदलने का प्रयास करो। ये इनका जो ट्रेंड है वो किया है। रही बात अगर पुलिस अफसर के किसी ने आरोप लगाने से कुछ हो जाता, तो डीवी बंजारा नाम का एक अफसर था, इसने तड़ीपार शाह जी पर बहुत घिनौने आरोप लगाए थे। दूसरे संजीव भट्ट जी है, आज भी आरोप लगाते, वो भी बड़े पुलिस अफसर थे। उन्होंने तो डायरेक्ट मोदी पर किसी महिला के मैंने ब्लैकमेलिंग का, उसका यौन शोषण का, पैसे का, नरसंहार का सारे आरोप लगाए हैं।
तो आरोप लगाने से अगर ये हो जाता तो फिर ये दोनों क्या करते हुए बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं दोनों? क्योंकि पुलिस अफसर ने आरोप लगाया था और जिसका पूरा नीट क्लीन व्यवहार था, ऐसे पुलिस अफसर ने लगाया था, अभी भी उनको नहीं फंसा सके उस तरीके से। वो बेचारे सजा भुगत के, कुछ लोग बेल पे छूट के आए, कुछ लोग अपनी अभी भी अंदर है। तो ये जो इनके मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, ये संघ की मोडस ऑफ ऑपरेंडी है कि दूसरे को कितना बदनाम कर सकते हैं, करो। देखो, ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, अभी जो विरोधी पक्ष नेता है तरबूज राव, ये इसको महाराष्ट्र में तरबूज के नाम से जानते हैं, तरबूज। तो ये जो तरबूज है, इसने सबसे पहले 3 सेशन हुए अभी तक महाराष्ट्र में, 3 सेशन हुए विधानसभा के, 3 से पहला सेशन इसने पालघर में और बांद्रा में भीड़ जमा करने के इसमें कुर्बान कर दिया। बांद्रा में भीड़ कैसी जमा हो गई भाई? बांद्रा में सीएम ऑफिस था और वहां 4 घंटे 6 घंटे में प्रचार करके कि बांद्रा से उत्तर भारत के लिए ट्रेनें निकल रही है, वहां हजारों की भीड़ इकट्ठा कर दिया। उसी वक्त मैंने बोला था कि आपके प्रशासन में संघी जो है, क्या बोलते हैं उसको, हैंड है, वो छुपे हुए हैं और संघी लोगों के चेहरे आपके प्रशासन में, उसको बदलिए। अभी भी जो अजय मेहता बैठा हुआ है सीएम ऑफिस में, वो अजय मेहता पर केसेस है, क्रिमिनल केसेस है, और वो बैठा हुआ है उद्धव जी का सलाहकार करके। इसको समझना चाहिए। कोई भी सरकार जब आती है तो पुराने जो अफसर होते हैं और विशेषकर आरएसएस के साथ जो काम करने वाले अफसर होते हैं, वो एक किसी विचारधारा के लिए काम करते हैं, वो अफसर करके काम नहीं करते और उसका उन्हें बेनिफिट भी मिलता है। तो इन्होंने पहला सेशन उसमें बर्बाद कर दिया। पालघर में वो साधु गए कैसे अभी तक नहीं पता, किसने रास्ता दिखाया पता नहीं। और वनवासी कल्याण आश्रम ने उनको साधुओं को मारा, उनके भड़कावे में आ रहा है। वनवासी कल्याण आश्रम आरएसएस का संगठन है। इन्होंने पहले मुसलमान का रोल दिया था, फिर बाद में ईसाइयों के लिए मारा, ईसाइयों ने मारा, ये बता दिया। ये आरोप कुछ भी लगाए, मगर वन्यजीव कल्याण आश्रम के लोग उसमें पाए गए। जैसे बांद्रा में भीड़ इकट्ठा करते वक्त इनका स्ट्रॉन्ग फॉलोअर, फडणवीस का स्ट्रॉन्ग फॉलोअर जो था, वो उसमें पाया गया। उसने वायरल किया था कि यहाँ से ट्रेन छूटने वाली है। खैर, दूसरा सेशन आया। दूसरा सेशन में सुशांत सिंह हत्याकांड आ गया। आत्महत्या थी, हत्या थी, इतना बवाल किया। अभी हो गया, बवाल खत्म हो गया, बिहार इलेक्शन खत्म हो गया। सुशांत सिंह का क्या हुआ किसी को पता नहीं। उसी इसमें इन्होंने अर्नब गोस्वामी और कंगना माता का लाया, जो कोरोना माता है इनकी, उसका लाया। और ये तीसरा सेशन है जिसमें हमारे महाराष्ट्र के इशू पर कोई बात नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के किसी मुद्दे पर बात नहीं हो, ये बात नहीं हो रही है कि आपने सारे फंड जो है, जो कॉर्पोरेट फंड हो गए, एमएलए फंड हो गए, एमपी फंड, ओपीएम फंड में दे दिए और भाषण महाराष्ट्र को दे रहे हो आप। किस तरीके से महाराष्ट्र की पुलिस को बदनाम कर रहे हो। अगर 5 साल आपके पास में होम मिनिस्ट्री थी, सीएम के साथ में होम मिनिस्ट्री भी आपके पास में थी, तो आपको जवाब देना चाहिए कि अगर महीने का 100 करोड़ आता है तो इतने पैसे तूने इकट्ठा करके किया क्या। और इसके बाद भी तेरी भूख नहीं थमी। इन्होंने क्लीन चिट देने का एक डिपार्टमेंट तैयार किया था। ये खुद सीएम जो है क्लीन चिट 21 लोगों को दे चुके हैं। जब सीएम थे अपने मंत्रियों को दे चुके हैं। 10 तो मंत्री है कि जिनको इन्होंने क्लीन चिट दिया। तो ये क्लीन चिट मास्टर अभी दूसरे को बोल रहा है कि बिना बिना जांच किए उसको सजा दे दो, पनिशमेंट दे दो। तुमने क्यों नहीं दिया? तुमने नहीं इसलिए दिया कि तुम उसमें इन्वॉल्व थे, तुम उसमें लिप्त थे। वो अगर बाहर चले जाते तो तुमको ये होता। अब कोई ये बोलेगा कि तुम पकड़े गए हो, कहाँ पकड़े गए? किसी ने 100 करोड़ का प्रूफ दिया किसी को कि 100 करोड़ देने की किसी ने बात किया? अगर कमिश्नर बोलता है बाद में, वो शिवदीप लांडे उसकी जांच कर रहा था, वो हत्या की जांच कर रहा था जिसकी गाड़ी वहां मिली। तो उस जांच को अंतिम स्तर में आने के पहले ही एनआईए कैसे आ गई उसमें? किस तरीके से एनआईए सेंट्रल एजेंसी किस तरीके से काम करती है ये आपको पता है। और वो शिवदीप लांडे वो है जिसको बिहार में दबंग करके बोला जाता था, उसने जांच को अंतिम सिरे तक लाया था। मगर जैसे ही इनको लगा कि अपने हाथ फंसने वाले, परमवीर के हाथ फंसने वाले और ये विरोधी पक्ष नेता के हाथ फंसने वाले हैं, तो इसने तुरंत उसको मोड़ दे दिया। अब जब बोला किसी हमारे नेता ने, किसी दूसरे नेता ने बोला कि भैया आप इसके पहले जवाब दे दो कि एक्सिस बैंक का घोटाला क्या है। तुम छोटी सी अफसर थी और पूरे पुलिस के अकाउंट एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करके तुम वाइस चेयरमैन बन गई हो एक्सिस बैंक की। तो इनकी जो ये है पत्नी है, जो राजनीति में नहीं है मगर राजनीति के सिवा और कुछ करती नहीं है, उसने बोला कि तू कौन है मुझे पता नहीं है और मेरे बीच में मत आना और मुझे मत छेड़ना। क्यों भाई, तुम क्या हो, कानून से ऊपर हो? तुम्हारे ऊपर आज भी केस चल रही है, हाईकोर्ट में केस है, हमारे आदमी ने डाला हुआ केस है। दूसरा इसके ऊपर पीएसआई घोटाले का है।
आज पीएसआई घोटाले की इंक्वायरी करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते को दे के 10 महीने हो गए, कार्रवाई नहीं करती। क्योंकि मंत्री अगर चाहता भी है ना, ये सारी दूसरी पार्टियों के मंत्री चाहते भी होंगे, मगर वहां यंत्रणा में, उनके ब्यूरोक्रेसी में इनके लोग बैठे हुए, आरएसएस के लोग, और ये सालों से अपने लोगों को उस तरीके से नर्चर करते। नहीं तो आप बताइए कि जो जानकारी होम मिनिस्टर को नहीं, सीएम को नहीं, वो जानकारी विरोधी पक्ष नेता को कैसे मिल जाती है, सारी की सारी रिपोर्ट कैसे मिल जाती है। तो ब्यूरोक्रेसी किसी विचारधारा के लिए काम कर रही है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का हिंदूराइजेशन हो रहा है, हिंदू उनको बनाया जा रहा है, ना कि उनको ब्यूरोक्रेट्स रखा जा रहा है, ना कि उनको समतल रखा जा रहा है। और ये हर जगह, हर इसमें दिखाई देता है। आपके यहाँ जब अखलाक मरा था, तो अखलाक कैसे मरा, इसके ज्यादा उसके जो फ्रीज में है, कौन सा मांस था, गौ मांस था या बकरे का मांस था, वो देखने की जांच हमने पहले किया था। तो ये भी, यह भी उसी का हिस्सा है, उसी का पार्ट है, क्योंकि ये सबको बदनाम करना चाहते हैं। इनको एक्सिस बैंक का जवाब देना चाहिए, पीएसआई भर्ती घोटाले का जवाब देना चाहिए, 21 लोगों को क्लीन चिट दिया उसका जवाब देना चाहिए, वो नहीं देता, और ये बाद में दूसरे को बदनाम करने के लिए सब काम करते हैं। दूसरा, ये ठग, लुटेरे, डाकू, भाषणजीवी, परजीवी और कमीशन जीवी सब इकट्ठा हो गए। हमारे पूरे के पूरे सिस्टम में ये सब जीवी जो है वो इकट्ठा होके काम कर रहे, और इससे लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। ये जाके वहां जाके आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि तृणमूल स्कैम पर चलती है। भैया, बीजेपी तो चला झूठ पे, और किसी पे नहीं चलती। और झूठ में स्कैम भी आते, फ्रॉड भी आते, धोखे भी आते हैं, षड्यंत्र भी आते, सब कुछ आता है। तो मोदी जी, आपको भी जवाब देना चाहिए। अगर तृणमूल स्कैम पर चलती है, तो आपकी पार्टी किस बात पर चलती है? आपको इतना उतावला जो क्या है महाराष्ट्र में कि सत्ता परिवर्तन कर दे, तुरंत एमएलए खरीद दे, उसको बदनाम कर दे, डरा दे सारे। ये शासन का और प्रशासन का काम होता है क्या? मोदी जी इस तरीके से शासन चला रहे हैं क्योंकि इनको गुजरात का एक्सपीरियंस है। इनका एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि 30% लोगों को बेनिफिशियरी बना दो, 30% लोगों को भयभीत कर दो, और 40% जो लोग बचे हुए हैं उनको आश्चर्यचकित कर दो, या उनको ऐसे कर दो कि वो कंफ्यूज हो जाए। तो इसी तरीके से पूरे देश में इसने एक्सपेंशन किया। ये है गुजरात मॉडल, उसका एक्सपेंशन किया, और उसी का ये मामला है। ये सारे के सारे मामले आपको दिखाई देते हैं। इनको ये भी नहीं समझ में आता है कि सत्ता करने के लिए हत्या भी करते हैं, बदनामी करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, देशद्रोह करते हैं, और उसके साथ में महाराष्ट्र का भी द्रोह करते हैं। ये जहां से होते हैं, इसको भी द्रोह करने में इनको कोई शर्म नहीं है। आपको पता होगा कि 1762 मामले अभी तक पकड़े गए थे, 5-7 साल पहले तक। मुझे मुझे फिगर एग्जैक्ट पता है, देशद्रोह के, मतलब मिलिट्री के सीक्रेट बेचते हुए। उसमें से 1500 से ज्यादा मामले इन्हीं इन्हीं लोगों के थे, इन्हीं लोगों के, जो इनके जो सो कॉल्ड देशभक्त संगठन है, उस संगठन में काम करने वाले अफसरों के मामले थे। उसमें 10-20 ही मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमानों की तो पहुंच ही नहीं मिलिट्री सीक्रेट तक, और बाकी भी लोगों की पहुंच नहीं। तो सीक्रेट बेचने वाले तुम, देश बेचने वाले तुम, देश की संपदा बेचने वाले तुम, और आरोप लगाने वाले भी तुम, क्योंकि तुम्हारी बोगस यूनिवर्सिटी सबको प्रमाण पत्र जो बांटती है, उसका ये परिणाम है। अच्छा, इस सब के साथ अब आप आगे महाराष्ट्र को कैसे देख रहे हैं? क्या जो इस वक्त तीन बड़ी जो मतलब जो पार्टनर्स हैं सरकार में, ये मजबूती से सरकार चलाते जाएंगे, या बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनको किसी भी तरह से गिराने में, हुकूमत अपने हाथ में लेने में कामयाब हो जाएगी? आपको अब कैसा लगता है, कहां तक बात है? जो कुछ शरद पवार कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, वहां की अदालत, वहां की एजेंसियां क्या कुछ ऐसे नतीजे तक पहुंचेंगे कि ये हुकूमत बाकी बचेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी, जो कुछ आपने आप तक कहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कामयाब नहीं होगी, मजबूत है, तीनों पार्टियां मजबूती से सरकार चल रही है। इनको बेचैनी है। अब बताइए, शरद पवार इतनी बुरी कंडीशन में भी आके प्रेस के सामने बात करता है। इनका प्रधानमंत्री सो कॉल्ड विद्वान आदमी, सो कॉल्ड बुद्धिमान आदमी, 6 साल में एक भी बार प्रेस का सामना क्यों नहीं करता? पसीना क्यों छूटता है प्रेस को बोलने के लिए, प्रेस के सामने आने के लिए? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आप जुमले पर जुमले देते रहते हो, झूठ पर झूठ बोलते रहते हो। इतना झूठ इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बोला होगा, और इतनी गाली सीट पर रहते हुए, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, इतनी गाली मुझे नहीं लगता किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने खाई होगी।
छोटे छोटे जिनके बहुमत नहीं थे, अल्पमत में सरकार थी, ऐसे प्रधानमंत्री भी इतनी गाली नहीं खाए, क्योंकि आपकी करनी वैसी है। गाली जानबूझ के नहीं देते, लोग पदों की गरिमा समझते हैं। आप जब पदों की गरिमा समझाते हो, अभी अभी समझाने का प्रयास करते हो, तब आपको मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के नाते या बिना रेनकोट पहने नाते ये समझ में आता है, क्योंकि आपको दूसरे के घरों में, दूसरे के बाथरूम में झांकने की आदत है। खुद अपने बेडरूम में और घरों में झांको, खुद अपने गिरेबान में झांको, आपको काला ही काला नजर आएगा। जितना भी झांकेंगे, अरे एक आदमी अपने यानी क्लीन चिट मास्टर हो जाता है, सबको अपने क्लीन चिट देता है, और दूसरे के ऊपर आरोप जड़ते ही बोल देता है कि ये शासन बहुत भ्रष्टाचारी हो गया, सारी सेंट्रल एजेंसियां लगा देते हैं, सारा मीडिया लगा देते हैं। ये जो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया देश को कहाँ ले जा रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अंबानी को भी अगर लगता है ना कि उसके उसके वजह से शासन और वो बोलेगा वैसा होगा, जिस दिन यहाँ हुकुमशाही आ जाएगी, अंबानी के भी पिछवाड़े पे इतने डंडे पड़ेंगे कि उसको समझ में नहीं आएगा यहाँ कैसे रहना और क्या रहना। आपको जॉक मा करके एक है चाइनीज, थोड़ा सा सरकार के और पॉलिट ब्यूरो के विरोध में बोला था, किस तरीके से पीटा और जेल में डाल दिया, पता ही नहीं चला। इतना बड़ा आदमी जिसका इतना अली बाबा और वो बड़ा ग्रुप है, उसकी हालत क्या हो जाती है हुकुमशाही में, ये इनको भी समझना चाहिए। जो नहीं समझ रहे और इनको लग रहा है कि अभी जो मीठा मीठा है वही लेना चाहिए, तो अगला नंबर तुम्हारा भी है, तुम भी उससे बचोगे नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे मोहन भागवत को लग रहा था हिंदू का राज आ गया, हिंदू का राज, अरे मोहन भागवत आज पिंजरे में बंद है। जिसको जिसको सिक्योरिटी दी हुई है, वो सिक्योरिटी सुबह शाम रोज रिपोर्ट कर दी है मोदी जी को और तड़ीपार शाह को कि मोहन भागवत क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है और किसके साथ चर्चा कर रहे हैं। दत्तात्रेय हसबोले नाम का एक आदमी लाके अब संघ पे भी कब्जा ये दोनों ने कर लिया है। ये ध्यान रखने लायक बात है कि संघ अपनी बुद्धि अपने पास रखे, उनके पिछवाड़े पे डंडे पड़ना शुरू हो गया है। अच्छा, आखिर में चूंकि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है 5 स्टेट्स में, और इसमें सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल को अहमियत दी जा रही है बीजेपी की तरफ से भी, और सभी जो नजर रखने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है वेस्ट बंगाल में क्या होने वाला है? आखिरी सवाल, और बताइए कि क्या कुछ आप देख रहे हैं। देखो, वेस्ट बंगाल में 3 पोल इलेक्शन है, 3 पोल इलेक्शन है, जिसमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक साथ है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने अगर 20% से ज्यादा वोट पाया तो बीजेपी को फायदा होगा। हम्म। अगर ये 20% से कम वोट लेते हैं तो तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मगर जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का भी मामला चल रहा है, जिस तरीके से अभी देख लीजिए, बीजेपी को हारने का अंदाजा हो गया है, इसीलिए उसने बोला कि हमारी सरकार आएगी तो एनआरसी हम यहाँ सख्ती से लागू करेंगे। अभी सख्ती से लागू करने का तो देश ने तो एनआरसी सैंक्शन कर लिया। अब वो बंगाल इलेक्शन में क्यों लाना है? इसलिए लाना है कि वहां हिंदू मुस्लिम कैसे होगा, नहीं करेंगे तो। कोई बीजेपी का नेता हिंदू मुसलमान पाकिस्तान राम मंदिर के सिवाय भाषण दे के तो दिखा दे। इनके जो भाषण देते फिर क्या होता है आपको पता है? वो दे रहा है ना, एक रावत, वहां उत्तराखंड का मुख्यमंत्री क्या क्या बोल रहा है। कभी जीन्स पे बोलता है, कभी किस पे बोलता है, कभी खाने पे बोलता है, कभी बच्चों पे बोलता है। तो इनको नहीं समझ में आता है, ये बराती घोड़े हैं, ये सारे संगी जो बराती घोड़े हैं, इनको इतना ही समझ में आता है कि उनका ढोल बजे, उनकी सहनाई सुनाई दे आरएसएस की तो नाचना है। बाकी सब अंधे भक्त करके लगे रहना है, अंध अनुकरण करना है, यही उनका है। क्योंकि आरएसएस की फिलोसफी है एक चालकानुवर्तित्व, एक आदमी आदेश देगा और बाकी सब मानेंगे। ये उनकी आइडियोलॉजी है, ये उनकी फिलोसफी है, और उसी फिलोसफी के तहत वो चल रहे हैं। मगर इन दोनों ने, ये जो दो बैठे हुए हैं ना गुजराती दिल्ली में, इन दोनों ने उनके भी नाक को चने चबा दिया। मगर उनको हिंदुत्व चाहिए, हिंदुत्व प्रिय है, इसलिए वो लगे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है आगे, इसका माने इसका हश्र क्या होता है हम देखेंगे। मगर एक बात बता देता हूँ कि बंगाल में भी कोई बहुत बीजेपी के लिए आसान नहीं है, और ये उनको भी पता है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने बताया कि महाराष्ट्र में हुकूमत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हालात ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि सरकार ये वहां की तीन कुछ। सेशन से, तीनों सेशन से पहले दिन से ये 3 महीने में गिरेंगे, 15 दिन में गिरेगी, 2 महीने में गिरेगी, ये बार बार बोल रहे। गिरेगी कैसी? ऐसी ना, षड्यंत्रों के द्वारा। तो ये षड्यंत्र रचने का तो धंधा है इनका, ये पुश्तैनी धंधा है इनका। नहीं तो छत्रपति शिवाजी 52वें साल में घुटने के दर्द से मरता है। जिंदगी में दुनिया में कोई आदमी घुटने के दर्द से नहीं मरा। कोई आदमी, तुकाराम महाराज थे हमारे, वो सदैव वैकुंठ को गए बोलते हैं, किसी के लिए फ्लाइट नहीं आया। अरे भगवान फ्लाइट देना था तो छत्रपति शिवाजी महाराज को देते, तोप देना था, उनको तलवार क्यों दिया? उनको फ्लाइट देते।
तो पूरे दुनिया पे राज करते। तो ये सब फ्रॉड है, ये संघियों का जिस तरीके से जो आकलन चलते रहता है और ये अपना लोगों का प्रोजेक्शन जिस तरीके से करते हैं, माफी वीर इनको स्वतंत्र वीर लगता है। इनको भाई गोडसे का नाम लेके इलेक्शन लड़ो ना, गांधी का क्यों लेते हो? लड़ो, आप में दम है तो। अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला रोल लेके लड़ो ना, क्यों टैगोर के रोड में आ रहे हो और आसाराम जैसे दिख रहे हो आप? ये मामला समझो। इनके पास में इनका बाप भी नहीं है नाम बताने लायक। ना गोडसे का नाम ले सकते, ना गोलवलकर का ले सकते, ना हेडगेवार का ले सकते हैं। ये किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि इनके बाप सारे के सारे फितूर थे। इनके जो यानी आका दादा बाबा थे, कोई नाम लेने लायक नहीं है, नाम लेवा लायक नहीं है। इसीलिए इनको सरदार पटेल का नाम लेना पड़ता है, सुभाष बाबू का लेना पड़ता है, टैगोर का लेना पड़ता है, गांधी का लेना पड़ता है। गांधी को तो इन्होंने इस तरीके से प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि गांधी कोई विचार नहीं था, गांधी कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, गांधी कोई यानी सोशल आदमी नहीं थे, रिलीजियस आदमी नहीं थे, गांधी मात्र सफाई कर्मचारी थे इस देश के। ये प्रोजेक्ट करना चाहती है बीजेपी। ये किसी को कैसे मारना, किस विचार को कैसे मारना, इसके लिए पूरा षड्यंत्र चलते रहता है और ये हजारों मुंह से झूठ बोलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। दर्शकों को अब तक अच्छी तरह से ये मालूम हो चुका है और देखते हैं कि अविनाश काकड़े जी अपनी बात बहुत ही जम करके और सटीक अंदाज में रखते हैं और इसमें मुझे अब कोई खास आगे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं दर्शक बहुत अच्छी तरह से समझेंगे वेस्ट बंगाल में भी क्या होने वाला है वो आपने बताया, और महाराष्ट्र की हालात क्या कुछ हैं और कब कब इन्होंने साजिशें की इसका भी जिक्र किया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।